अस्सलाम वालेकुम। फोर्सेस इंस्टीट्यूट बहावलपुर में आप सबको वेलकम करते हैं। बच्चों, हम लोगों ने जनरल ज़ूलॉजी स्पेशल सेशन जो है वो शुरू किया हुआ था मिलर एंड हार्ले से रिलेटेड। और पहला चैप्टर हमारा कंप्लीट हो चुका है और उसका टेस्ट भी हो चुका है। आज हमारा लेक्चर नंबर 3 है, लेकिन चैप्टर नंबर 2 है। तो आज हमने दूसरे चैप्टर को बच्चों डिस्कस करना है। और दूसरे चैप्टर का जो नाम है वो क्या है हमारे पास? सेल, टिश्यू, ऑर्गन एंड ऑर्गन सिस्टम्स ऑफ एनिमल्स। ठीक है, तो बेसिकली एनिमल्स या हम कह सकते हैं ऑर्गेनिज्म के सेल, टिश्यू, ऑर्गन और ऑर्गन सिस्टम जो है हमने इनको डिस्कस करना है ऑफ ऑर्गेनिज्म, जानदारों के जो है। ठीक है, तो सेल को देखेंगे क्या है, टिश्यू क्या है, ऑर्गन क्या है, ऑर्गन सिस्टम क्या है। तो ये सारी चीज़ें वैसे आप पढ़ चुके हैं। ठीक है, तो इनको हमने तरतीब के साथ डिस्कस करना है। सेल को भी डिस्कस करना है, सेल मिलकर क्या बनाते हैं। ठीक है, फिर टिश्यू कैसे बनते हैं, ऑर्गन कैसे बनते हैं, ऑर्गन सिस्टम कैसे बनते हैं। तो ये सारी तरतीब हम देखते जाएंगे इस चैप्टर के अंदर। अच्छा बच्चों, ये ज़ूलॉजी वैसे मुझे पता है सारे बच्चे मेरे पास जितने इनरोल्ड हैं सारे माशाल्लाह से एम फिल हैं, BS हैं और PhD के कुछ लोग भी ऐड हैं। ठीक है, और कुछ हमारे टीचर्स हजरात भी इसमें ऐड हैं। तो ये जो लेक्चर देने का मेरा मतलब है, अब आप खुद रीड तो कर सकते हो, डेफिनेटली आपने ज़ूलॉजी पढ़ी हुई है, थोड़ा सा पढ़ेंगे। ये जो लेक्चर्स हैं ये आपको सिंपल वे में कन्वर्ट करके देते हैं चीज़ों को। मैं जो लेक्चर आपको पढ़ा रहा हूँ ये सादा से है, ये आपको सिर्फ समझाने के लिए होता है ताकि आप बाद में बुक को रीड करें और आपको सारी चीज़ें जो है ना आसान लगती जाए। एक दफ़ा लेक्चर लें, लेक्चर लेने के बाद बुक को रीड करें, बुक को रीड करेंगे आपको पता चलता जाएगा भाई अब मुझे सारी चीज़ें आती हैं। तो टेस्ट तो हमारे वैसे साथ साथ चलते रहेंगे। तो बगैर कोई टाइम वेस्ट किए बच्चों आज वाले लेक्चर को डिस्कस करते हैं, जो कि है सेल, टिश्यू, ऑर्गन एंड ऑर्गन सिस्टम लेवल भी आप कह सकते हैं। सबसे पहले बेटा सेल है। सेल का आपको पता है, सेल इज बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ। जितने भी हमारे केमिकल रिएक्शंस हैं वो सारे के सारे कहाँ पे होते हैं? सेल के अंदर होते हैं। स्मॉलेस्ट इंडिपेंडेंट यूनिट ऑफ लाइफ है और ज़िंदगी की जो बेसिक इकाई है सेल है। इसके बगैर हमारी लाइफ जो है वो पॉसिबल नहीं है। ये छोटे से छोटे सेल भी हो सकते हैं जो मैं आम आंख से नज़र नहीं होते, और बड़े से बड़े सेल भी हो सकते हैं जैसे कि ऑस्ट्रिच एग हो गया हमारे पास। अब सेल जो है बच्चों बेसिक यूनिट है। जितने भी केमिकल रिएक्शंस हो रहे हैं सारे हमारी बॉडी में वो सेल के अंदर होते हैं। स्मॉलेस्ट इंडिपेंडेंट यूनिट ऑफ लाइफ है। इसके अलावा बच्चों सेल की अगर हम देखें ना, सेल की बुनियाद पे, तो सेल जो है वो दो तरह का होता है। एक यूनिसेलुलर, मतलब ऑर्गेनिजम्स को अगर हम सेल की बुनियाद पे तकसीम करें ऑर्गेनिजम्स को, तो ऑर्गेनिजम्स जो हैं सेल की बुनियाद पे दो तरह के होते हैं। एक होते हैं हमारे पास यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म, एक होते हैं हमारे पास मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म। सादा से थे ये तो मैंने उनको लेक्चर में नोट नहीं किया, तो ये ऐसे ऐसे ही बता देता हूँ ताकि आप इसको नोट कर लें साथ में। ये आपकी बुक में भी शायद मौजूद होंगे। ठीक है, तो यूनिसेलुलर और मल्टी सेलुलर। यूनी आपको पता है एक को कहते हैं ऐसे जानदार या ऑर्गेनिजम्स विच कंसिस्ट ऑफ ओनली वन सेल। तो जो एक सेल पर मुश्तमिल होते हैं वो हमारे पास क्या है? यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म, जैसा कि मोस्टली बैक्टीरिया आ जाते हैं। मल्टी सेलुलर में बात करें बच्चों, तो मल्टी सेलुलर ऐसे मल्टी बहुत ज़्यादा को कहते हैं। तो ऐसे जानदार जो बहुत ज़्यादा सेल पर मुश्तमिल होते हैं, जिनमें मिलियंस ऑफ ट्रिलियंस ऑफ सेल मौजूद होते हैं। जैसे हम लोग हैं, हमारे अंदर बहुत से सेल्स पाए जाते हैं, तो हम मल्टी सेलुलर हैं। ठीक है, बैक्टीरिया वगैरह यूनिसेलुलर हैं। यूग्लिना पैरामीशियम हो गए हमारे पास। ठीक है, तो सेल जो है अगर इसकी बुनियाद पे ऑर्गेनिज्म देखें तो दो तरह के होंगे। एक यूनिसेलुलर होते हैं बेटा, एक हमारे पास मल्टी सेलुलर होते हैं। उसके बाद अगर हम सेल की टाइप की बात करें, तो सेल की जो बुनियाद है बेटा, उसमें हम देखें तो दो टाइप्स होती हैं। एक यूक्रियोटिक सेल होता है, एक प्रोक्रियोटिक सेल होता है। कि अब जो हमारे पास प्रोक्रियोटिक है, पहले हम इसको थोड़ा बहुत डिस्कस कर लेते हैं।
आपको पता है प्रो किसको कहते हैं, बिफोर, कैरियो किसको कहते हैं, न्यूक्लियस को। ये सारी छोटी छोटी बातें हैं। मोस्टली आप लोग एफएससी बायो पढ़ा रहे हैं, ठीक है, तो आप सबको मैं एट्रिक पढ़ा रहे हैं, तो उसमें ये चीजें हैं बेटा। तो प्रो कहते हैं बिफोर, कैरियो कहते हैं न्यूक्लियस को, मतलब न्यूक्लियस से पहले, बिफोर न्यूक्लियस। तो आप ये कह सकते हैं जिनके ऐसे ऑर्गेनिज्म या ऐसा सेल जिसमें वाजे न्यूक्लियस मौजूद नहीं होता, उन्हें हम प्रोक्रियोटिक कहते हैं, ठीक है, प्रोक्रियोटिक सेल कहते हैं या प्रोक्रियोट्स कहते हैं। तो प्रोक्रियोट्स के अंदर आपको वाजे न्यूक्लियस मौजूद नहीं मिलेगा। इसमें जो डीएनए है, आप ये कह सकते हैं कि उसके इर्द गिर्द कोई भी मेम्ब्रेन नहीं होती डीएनए के, बल्कि वो ऐसे ही साइटोप्लाज्म में पड़ा हुआ होता है। तो इसमें डीएनए जो है वो ऐसे ही बिखरा पड़ा होता है, ऐसे ही होता है। तो उसमें किसी किस्म के ऊपर से मेम्ब्रेन नहीं होती, जिसे आप न्यूक्लियर मेम्ब्रेन कहते हैं। तो नो नो मेम्ब्रेन बॉन्डेड ऑर्गेनेलिस। तो प्रोकैरियोट्स के अंदर जो ऑर्गेनेलिस हैं, आपको पता है सेल है, सेल के अंदर जो है ना ऑर्गेनेलिस, ऑर्गेनेलिस स्मॉल यूनिट को कहते हैं, स्मॉल ऑर्गन्स को कहते हैं। तो सेल के अंदर जो स्मॉल ऑर्गन्स होते हैं, जिन्हें हम सेल ऑर्गेनेलिस कहते हैं, वो सेल ऑर्गेनेलिस जो है, अगर जो मोस्टली सेल ऑर्गेनेलिस जो मेम्ब्रेन बॉन्डेड होती हैं, जिनके गिर्द मेम्ब्रेन होती है, वो प्रोकैरियोट्स में मौजूद नहीं होती। नो मेम्ब्रेन बॉन्डेड ऑर्गेनेलिस, आगे भी हम इनको अच्छे से एक्सप्लेन करेंगे बेटा, ठीक है। तो सादा अल्फाज में डीएनए जो है वो ऐसे पड़ा होता है, उसके गिर्द मेम्ब्रेन नहीं होती, मतलब वैसे तो न्यूक्लियस में होता है, न्यूक्लियस क्योंकि है नहीं वाजे, तो वहां पे कोई न्यूक्लियर मेम्ब्रेन भी नहीं है, तो ऐसे ही डीएनए वगैरह हेरिडिटरी मटेरियल होता है इनके अंदर। इनके एग्जांपल आपके पास यू बैक्टीरिया है, आर्चियो बैक्टीरिया है, ठीक है। इनको आगे जाके मैं फिर कह रहा हूँ, इनको अच्छे से एक्सप्लेन करना है, अभी सिर्फ पॉइंट बता रहा हूँ। उसके बाद बेटा यूकैरियोट्स क्या होते हैं, जिनमें वाजे न्यूक्लियस मौजूद होता है, जिनमें डीएनए जो है वो आप कह सकते हैं न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के अंदर होता है। न्यूक्लियस के गिर्द जो मेम्ब्रेन है, उसे न्यूक्लियर मेम्ब्रेन कहते हैं। तो वो उस मेम्ब्रेन के अंदर होता है, मतलब न्यूक्लियस के अंदर डीएनए पड़ा होता है। ऐसे डिस्पर्स ऐसे ही सेल के अंदर नहीं होता, वो न्यूक्लियस के अंदर हेरिडिटरी मटेरियल डीएनए मौजूद होता है। और वहां पे मैंने बताया था नो मेम्ब्रेन बॉन्डेड सेल ऑर्गेनेलिस, लेकिन यूकैरियोट्स के अंदर मेम्ब्रेन बॉन्डेड ऑर्गेनेलिस मौजूद होती हैं। अब अगर हम ये जो हमारे पास आर्चियोबैक्टीरिया का उसने लिखा हुआ है कि हैव यूनिक कैरेक्टर बट शेयर फीचर विद यू बैक्टीरिया एंड यूकैरियोट्स। तो ये जो है ना यूनिक कैरेक्टर रखता है, लेकिन इसकी कुछ खसूसियात जो है वो यू बैक्टीरिया और यूकैरियोट्स से भी मिलती हैं। ये आगे मैं इस पॉइंट को एक्सप्लेन करूंगा, याद रखना है आपने। अभी हम डिस्कस कर रहे थे यूकैरियोट्स को। तो यूकैरियोट्स जो है बच्चों, ट्रू न्यूक्लियस मेम्ब्रेन बॉन्डेड ऑर्गेनेलिस और यूकैरियोटिक सेल जो होता है, उसमें बेटा आपको तीन मेन चीजें मिलती हैं, ठीक है। यूकैरियोटिक सेल में देखें, तीन मैंने तीर दिखाए हुए हैं। अब यहाँ पे इतना टाइम नहीं होता बच्चों कि उसको मैं आवाज बड़ी हेडिंग्स लिखूं और फिर आपको सारे बच्चों को सिर्फ हिंट्स देना है आप लोगों को। इसी हिंट्स से ही आपको सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी। अब ये जो तीन नजर आ रहे हैं, इसका मतलब क्या है कि एक यूकैरियोटिक सेल कंसिस्ट ऑफ थ्री मेन पार्ट्स विच आर न्यूक्लियस, साइटोप्लाज्म एंड प्लाज्मा मेम्ब्रेन। ठीक हो गया। तो न्यूक्लियस है, साइटोप्लाज्म है, और क्या है हमारे पास, प्लाज्मा मेम्ब्रेन है। अब जो यूकैरियोटिक सेल में न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस आपको पता है बेटा मेम्ब्रेन बॉन्डेड होता है। इसके गिर्द जो मेम्ब्रेन है उसे न्यूक्लियर मेम्ब्रेन कहते हैं। इसके अंदर डीएनए पड़ा होता है, हिस्टोन प्रोटीन्स होती हैं, ठीक है। तो हिस्टोन प्रोटीन्स जो है वो मेम्ब्रेन भी बना रही होती हैं न्यूक्लियस के अंदर, ठीक है। तो न्यूक्लियस जो है, ये आप कह सकते हैं, ये आपको पता है प्लांट्स में साइड पे होता है, और एनिमल्स के अंदर जो है ना वो कहाँ पे होता है, सेंटर में मौजूद होता है। प्लांट्स में साइड पे क्यों होता है, क्योंकि दरमियान में एक बड़ा सा क्या आ जाता है, वैक्यूल आ जाता है। तो ये आगे हमने इनको अच्छे से एक्सप्लेन करना है, अभी टू दी पॉइंट्स छोटी छोटी बातें हम डिस्कस करते जा रहे हैं। उसके बाद बच्चों दूसरे नंबर पे सेल के अंदर, यूकैरियोटिक सेल में आपको साइटोप्लाज्म मिलेगा न्यूक्लियस के गिर्द, और उधर से प्लाज्मा मेम्ब्रेन हो गई, उनके दरमियान में बाकी सारा जो हिस्सा है वो साइटोप्लाज्म कहलाता है, ठीक है। तो ये आगे मैं आपको डायग्राम भी इसकी सेंड कर दूंगा व्हाट्सएप पे। तो साइटोप्लाज्म जो है ऑर्गेनेलिज जो है, इनमें इन साइटोसोल, साइटोसोल क्या है, सॉल्युबल पार्ट ऑफ साइटोप्लाज्म इज कॉल्ड साइटोसोल। इसी साइटोसोल के अंदर ऑर्गेनेलिज होती हैं, मतलब न्यूक्लियस भी साइटोप्लाज्म के अंदर है, लेकिन उसको हम अलग जो है ना वो काउंट करते होते हैं। और जो हमारे पास साइटोप्लाज्म है बेटा,
ये क्या है, न्यूक्लियस से ऊपर सारा बाकी हिस्सा साइटोप्लाज्म होता है, जिसके अंदर मुख्तलिफ सेल ऑर्गेनेलिज पाई जाती हैं। वो आगे जाके अभी हमने इस चैप्टर में डिस्कस करनी है। उसके बाद प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, और प्लाज्मा मेम्ब्रेन सिलेक्टिव परमिएबल मेम्ब्रेन है। उसको सेल मेम्ब्रेन, प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी आप कह सकते हैं। ठीक है, और ये क्या करती है, जो सेल है उसकी प्रोटेक्शन का काम करती है। एक तरह की आप कह सकते हैं सेल के गिर्द जो दीवार होती है, जो उसको प्रोटेक्ट भी कर रही है, उसमें सिलेक्टिव परमिएबल के तौर पर भी काम कर रही है, वो सेल मेम्ब्रेन या आप कह सकते हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन। आगे हमने इसको डिस्कस भी करना है। तो ये तीन चीजें होती हैं, न्यूक्लियस, साइटोप्लाज्म और सेल मेम्ब्रेन, प्लाज्मा मेम्ब्रेन, जो कि एक यूकेरियोटिक सेल के अंदर आपको मिल जाती हैं। उसके बाद बेटा सेल स्मॉलेस्ट यूनिट दैट रिटेन लाइफ। तो सेल एक स्मॉलेस्ट यूनिट है जो जिसके अंदर क्या है, हमारे पास लाइफ जो है वो मौजूद है। ठीक है, जो हमारी लाइफ चला रहा है वो सेल ही है। उसके बाद बच्चों नेक्स्ट हम बात करें यूकेरियोटिक और प्रोकैरियोटिक सेल के अंदर फर्क। तो जो यूकेरियोटिक हमारे पास है, एक सेकंड आप लोग सब्र कीजिएगा, मैं थोड़ा पानी पी लूं। अच्छा बच्चों, तो प्रोकैरियोटिक और यूकेरियोटिक के अंदर हम फर्क देखते हैं। सिंपल में वे में मैंने लिखा हुआ है, आपको चीजें क्लियर होती जाएंगी। ट्रू न्यूक्लियस प्रोकैरियोटिक सेल में नहीं होता। ये क्रॉस जहाँ पे है समझ जाना है कि इसमें मौजूद नहीं है। जहाँ पे टिक लगा हुआ है सही वाला, ये समझ जाना है मौजूद है। यूकेरियोटिक के अंदर ट्रू न्यूक्लियस मौजूद होता है, वाज़ न्यूक्लियस मौजूद होता है। डीएनए और हिस्टोन प्रोटीन प्रोकैरियोटिक के अंदर मौजूद तो होते हैं, लेकिन वो न्यूक्लियस के अंदर नहीं आप कह सकते मौजूद होते हैं, ऐसे डिस्पर्स्ड होते हैं, ऐसे दरमियान में पड़े होते हैं। हेरिडिटरी मटेरियल तो होता है लेकिन ट्रू न्यूक्लियस के अंदर नहीं होता। और डीएनए एंड हिस्टोन प्रोटीन यूकेरियोटिक सेल में मौजूद होते हैं और न्यूक्लियस के अंदर होते हैं। नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स जो प्रोकैरियोटिक हैं बेटा, उनके अंदर सिंगल नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स होते हैं, और जो यूकेरियोटिक है वहाँ पे आपको मोर देन वन नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स, मतलब मल्टीपल नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स होते हैं। ठीक है, उसके बाद न्यूक्लियोलस, आपको पता है डार्क पार्ट है न्यूक्लियस का, तो ये प्रोकैरियोटिक में तो नहीं होगा क्योंकि उनमें वाज़े न्यूक्लियस ही नहीं है। और यूकेरियोटिक में आपको क्या मिल जाता है, न्यूक्लियोलस मिल जाता है। उसके बाद बेटा माइटोसिस, प्रोकैरियोटिक सेल के अंदर माइटोसिस जो है ये नहीं होती। यूकेरियोटिक सेल जो है, यूकेरियोटिक ऑर्गेनिज्म जो है उनके अंदर माइटोसिस जो है वो होती है। उसके बाद बेटा जेनेटिक रिकम्बिनेशन है। जेनेटिक रिकम्बिनेशन जो है या पार्शियल होता है या यूनिडायरेक्शनल होता है प्रोकैरियोटिक के अंदर, और यूकेरियोटिक के अंदर जेनेटिक रिकम्बिनेशन किसकी मदद से होता है, मियोसिस की मदद से होता है। ठीक है, उसके बाद माइटोकॉन्ड्रिया ऑर्गेनेली है, आपको क्योंकि मेम्ब्रेन बॉन्डेड है तो ये यू प्रोकैरियोटिक में नहीं होगी, यूकेरियोटिक में मौजूद होती है। प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, नो स्टैंड स्टीराइड, तो इसके अंदर प्रोकैरियोटिक के अंदर स्टीराइड से प्लाज्मा मेम्ब्रेन नहीं बनी होती, लेकिन यूकेरियोटिक में ये स्टीराइड मौजूद होता है। फ्लैजेला की बात करें बेटा, तो जो फ्लैजेला है वो क्या होता है, सब माइक्रोस्कोपिक होता है प्रोकैरियोटिक के अंदर। ठीक है, और इसके अंदर अगर हम बात करें, जो हमारे पास यूकेरियोटिक है उनमें 9+2 जो है आप कह सकते हैं क्या होते हैं, फ्लैजेला मौजूद होते हैं। मतलब फ्लैजेला आप कह सकते हैं मौजूद होते हैं, आम आंख से भी नजर आ जाते हैं। उसके बाद हर एक के अंदर नहीं, जिनमें फ्लैजेला मौजूद होते हैं उनकी बात हो रही है। उसके बाद बेटा 9+2 अरेंजमेंट बेसिकली। उसके बाद एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम प्रोकैरियोटिक में नहीं होती, यूकेरियोटिक में मौजूद है। गाल्जी अपरेटस प्रोकैरियोटिक में नहीं है, यूकेरियोटिक में मौजूद है। सेल वॉल है, पेप्टाइडोग्लाइकेन की बनी होती है प्रोकैरियोटिक के अंदर, और यूकेरियोटिक के अंदर किससे मिलकर बनी होती है, सेलुलोज से, प्लांट्स के अंदर। ठीक है, और इधर पेप्टाइडोग्लाइकेन जो है बैक्टीरिया के अंदर आप कह सकते हैं। राइबोसोम्स है,
आपको अच्छा ये सारी चीजें जो बता रहा हूँ ना, नाम ले रहा हूँ, ये आगे मैंने आपको एक्सप्लेन करके समझानी भी है। ये नहीं है कि ये चीज ऐसे छोड़ दिया जाएगा, नहीं, इन सारी चीजों को हमने बारी बारी डिस्कस करना है, क्योंकि साथ में आपकी बायो जूलॉजी सारी चीजें कवर होनी है। ठीक है। और गाल्जी अपरेटस हो गया जी, सेल वॉल पेप्टाइडोग्लाइकेन की, बैक्टीरिया की और प्लांट्स की सेलुलोज से, तो यूक्रियोटिक की सेलुलोज से। राइबोसोम स्मॉल जो है सब यूनिट भी होते हैं, लार्ज सब यूनिट भी होते हैं। तो राइबोसोम जो है प्रोक्रियोटिक में 70S होता है, स्वीट बर्च जिसको कहते हैं, और 80S जो है ये यूक्रियोटिक में मौजूद होता है। लाइसोसोम्स की बात करें तो ये प्रोक्रियोटिक में बेटा नहीं होते, यूक्रियोटिक में मौजूद होते हैं। पैराक्सीसोम्स हैं, ये भी आपको प्रोक्रियोटिक में नहीं मिलेंगे, यूक्रियोटिक में मौजूद हैं। माइक्रोट्यूब्यूल्स कुछ प्रोक्रियोटिक के अंदर पाई जाती हैं, और यूक्रियोटिक के अंदर माइक्रोट्यूब्यूल्स जो ट्यूब्यूलन प्रोटीन से बनी होती हैं मौजूद होती हैं। फिर साइटोस्केलेटन है। साइटोस्केलेटन आपको बताता चलूं बच्चों, जैसे मैंने ऊपर बताया ना कि साइटोप्लाज्म में न्यूक्लियस है और साथ में प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, तो आप चौथी स्ट्रक्चर ये भी ऐड कर सकते हैं कि साइटोस्केलेटन के सेल का जो स्केलेटन है, कि जो माइक्रोट्यूब मुख्तलिफ तरह की फिलामेंट्स और ट्यूब्यूल से मिलकर बना होता है। आगे पढ़ाऊंगा भी सही। तो साइटोस्केलेटन मुख्तलिफ तरह की फिलामेंट्स और मुख्तलिफ तरह की ट्यूब्स हैं जो मिलकर साइटोस्केलेटन मतलब ढांचा बनाती हैं साइटोप्लाज्म का, सेल का। तो ये साइटोस्केलेटन है, आगे हमने इनको पढ़ना है। तो ये प्रोकैरियोटिक में भी होता है और यूकैरियोटिक में भी होता है जो साइटोस्केलेटन है हमारे पास। फिर बच्चों वैक्यूल्स हैं। वैक्यूल्स भी आपको दोनों में मिल जाएंगे, प्रोकैरियोटिक में भी आपको मिल जाएंगे और यूकैरियोटिक में भी आपको मिल जाएंगे। डिफरेंशिएट अगर देखा जाए तो ये रुडिमेंट्री होते हैं, और उनमें क्या होता है डिफरेंशिएशन जो है वो हाईली होती है, हाईली डिफरेंशिएटेड होते हैं। लेकिन जो प्रोकैरियोटिक होते हैं वो हाईली आप कह सकते हैं डिफरेंशिएटेड नहीं होते। फिर वेजिकल्स हैं जी आखिरी। तो वेजिकल्स आपको दोनों में मिल जाते हैं, प्रोकैरियोटिक में भी हैं और वेजिकल्स यूकैरियोटिक में भी आपको मिल जाएंगे। तो ये मेन फर्क थे, मेन चीज़ें थी प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक के अंदर। उम्मीद काफ़ी है कि आपको ये सारी चीज़ें क्लियर हो गई हों। ठीक है, जो ना समझ आए वो फिर हम, आपको पता है डिस्कशन ग्रुप है, तो वहाँ पे आके आप लोगों ने डिस्कस करना है। तो ये साइटोस्केलेटन को भी मैं आपको जैसे बता रहा था, फिलामेंट्स हैं इसके अंदर जो ना, ट्यूब्यूल्स हैं जो एक तरह का ढांचा बनाती हैं साइटोप्लाज्म का, जिसके अंदर आप कह सकते हैं न्यूक्लियस भी अंदर पड़ा हुआ है, पूरे सेल का ऐसे समझ लें एक ढांचा है साइटोस्केलेटन। ठीक है, तो ये मुख्तलिफ तरह के फिलामेंट्स और मुख्तलिफ तरह की मैक्रोट्यूब्यूल्स जो है उनसे मिलकर बने बने मैक्रोफिलामेंट्स और मैक्रोट्यूब्यूल्स। तो ये हो गया बच्चों यूक्रियोटिक और प्रोकैरियोटिक के अंदर डिफरेंस। उसके बाद हम आते हैं बेटा प्लाज्मा मेम्ब्रेन। तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन सराउंड द सेल प्रेजेंट अराउंड ऑर्गेनेलीज। तो ऐसी हम कह सकते हैं मेम्ब्रेन है जिसने सेल को घेरे हुए होता है, सराउंड किया होता है, ताकि जो उसके अंदर ऑर्गेनेलीज हैं वो महफूज रहें, और उन तक जो है ना चीज़ों को जो ट्रांसपोर्ट है वो इसी प्लाज्मा मेम्ब्रेन से होती है, क्योंकि वो सेमी परमिएबल है। तो ये क्या करती है, सराउंड द सेल प्रेजेंट अराउंड ऑर्गेनेलीज। इसकी बेटा हम स्ट्रक्चर की बात करें तो यहाँ पे आपके सामने ये स्ट्रक्चर है। ठीक है, अब ये जो स्ट्रक्चर है इसमें आप देखें तो लिपिड्स जो है हमारे पास, फास्फोलिपिड्स, उसकी क्या है डबल लेयर। ये आपको कौन सी दिखाई गई है, फ्लूइड मोज़ेक मॉडल के मुताबिक, जिसमें क्या होता है हमारे पास फास्फोलिपिड्स बाई लेयर होती है। अब यहाँ पे देखें ना, मैं थोड़ा सा इसको जूम करके दिखाऊं। ठीक है, तो ये आपको अब नजर आ रहा होगा डबल लेयर ऑफ फास्फोलिपिड्स। ठीक है, तो ये ऊपर जो है इसकी डायग्राम आप बेशक ड्रा करके जो है ना उसको एक्सप्लेन, क्योंकि हमने लेक्चररशिप और उस लिहाज से देखना है, तो उसमें हमें जो है ना चीज़ें याद होनी चाहिए कि डबल लेयर ऑफ फास्फोलिपिड मालिक्यूल्स है। ठीक है, और ये जो फास्फोलिपिड्स मालिक्यूल्स हैं बेटा, इनकी बात करें तो इसमें आपको दो हिस्से नजर आएंगे। अब यहाँ पे मैं अगर थोड़ा सा मजीद जूम करूँ तो ये देखें दो हिस्से आपको नजर आ रहे हैं। एक फास्फोलिपिड टेल है जो कि अंदर की तरफ है, और एक फास्फोलिपिड जो है वो हेड है जो बाहर की तरफ मौजूद है। तो फास्फोलिपिड हेड जो है ये बाहर की तरफ है, और जो फास्फोलिपिड टेल है वो अंदर की तरफ मौजूद है। ठीक है, और इसी तरीके से देखें तो प्रोटीन्स हैं जी, ग्लोब्यूलर प्रोटीन्स आपको मिल जाती हैं यहाँ पे। तो ये ग्लोब्यूलर प्रोटीन्स हैं। कोलेस्ट्रॉल मॉलिक्यूल्स आपको नजर आ रहे हैं। ये जो प्रोटीन्स हैं ये इसके अंदर धंसी हुई होती हैं। ठीक है, और इसके अलावा अगर देखें तो आपको नजर आ रहा है ग्लाइकोलिपिड्स। ठीक
है, फेब्रस प्रोटीन, हाँ फेब्रस भी ऊपर मौजूद है, ये आप देखें ना, ये यहाँ पे हमारे पास ये फेब्रस प्रोटीन है, और साथ में इसके देखें छोटी सी स्ट्रक्चर, ये ग्लाइकोलिपिड्स हैं। तो अच्छा, ये स्ट्रक्चर दिखाने का सारा मतलब मेरा क्या था, ये असल में आपको ये चीज़ बतानी है कि यहाँ पे जो हमारे पास फ्लूइड मोज़ेक आप कह सकते हैं या साइटोप्लाज्मिक साइड मेम्ब्रेन की दिखाई गई है, कि इसके अंदर आपको जो स्ट्रक्चर्स मिलती हैं बेटा, वो फास्फोलिपिड्स बाइलेयर हैं, 2 लेयर्स हैं, जिनके अंदर प्रोटीन्स कहीं कहीं पे धंसे हुए हैं, पड़े हुए हैं, इस वजह से इसको फ्लूइड मोज़ेक मॉडल कहते हैं। ठीक है, और इसमें जो प्रोटीन्स हैं वो आपको ग्लोब्यूलर भी नजर आ रही हैं, फेब्रस प्रोटीन भी हैं, ग्लाइकोलिपिड्स भी हैं, और कोलेस्ट्रॉल भी इसमें क्या है बच्चों, मौजूद है। इसके अलावा कार्बोहाइड्रेट भी साइड पे देखें थोड़े से मौजूद हैं। तो ये स्ट्रक्चर थी हमारे पास बच्चों सेल मेम्ब्रेन की, प्लाज्मा मेम्ब्रेन की। अब हम आते हैं, इसको थोड़ा सा एक्सप्लेन करते हैं। तो स्ट्रक्चर ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन, पीएम प्लाज्मा मेम्ब्रेन 1972 के अंदर बेटा हमारे पास सिंगर और निकोलसन साहब जो हैं, इन्होंने फ्लूइड मोज़ेक मॉडल पेश किया। बहुत अहम है एमसीक्यूज, ये जो है कब फ्लूइड मोज़ेक मॉडल पेश किया गया बच्चों, तो ये 1972 में पेश किया गया। सांगर और हमारे पास निकलसन साहब थे, तो सांगर और निकलसन साहब जो इन्होंने फ्लूइड मोज़ेक मॉडल पेश किया बेटा, इस मॉडल के मुताबिक क्या होता है, अभी जैसे मैं बता रहा था कि फास्फोलिपिड्स बाइलेयर है, आप कह सकते हैं, और इन्हीं के अंदर क्या होता है, प्रोटीन मॉलिक्यूल्स फ्लोट कर रहे होते हैं, तैर रहे होते हैं। ठीक है, तो फास्फोलिपिड्स बाइलेयर फार्मा सी, एक समंदर आपने देखा है, ऊपर भी नीचे भी सारे बाइलेयर्स थी, और उनके अंदर प्रोटीन्स जो है वो तैर रहे, मतलब बिखरे हुए थे। तो प्रोटीन्स मॉलिक्यूल्स वहाँ तैर रहे थे, तो इस वजह से इसको फ्लूइड मोज़ेक मॉडल कहते हैं। मतलब फ्लूइड किसका फ्लूइड है, फास्फोलिपिड्स का, जिसमें मोज़ेक है प्रोटीन्स। प्लाज्मा मेम्ब्रेन बच्चों, इसकी बात करें तो फ्लूइड इन नेचर चेंज, बट मेम्ब्रेन मेंटेन क्या करती है, कांस्टेंट स्ट्रक्चर। ठीक है, तो वो कहता है कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन की बात करें तो नेचर जो है उसमें बेशक फ्लूइड चेंज हो रहा है, लेकिन जो मेम्ब्रेन है वो अपनी स्ट्रक्चर को कांस्टेंट रखती है, मतलब इसने अपने आप को एडजस्ट करना है चाहे जैसा भी बाहर का सिस्टम हो। मोज़ेक की बात करें तो रेफर्स टू डिफरेंट डिफरेंट काइंड्स ऑफ प्रोटीन डिस्पर्स्ड फास्फोलिपिड्स बाई लेयर। तो मोज़ेक का मतलब है कि मुख्तलिफ जो प्रोटीन्स हैं बेटा वो डिस्पर्स्ड हैं, बिखरी हुई हैं फास्फोलिपिड्स बाई लेयर के अंदर। आप सबको पता है, ये सिंपल सी चीज़ें हैं, तो ना समझ आएगा ना बेटा, वो आप लोगों ने मेरे साथ डिस्कस कर लेना है। ठीक है, या फिर आप डिस्कशन ग्रुप में भी पूछ सकते हैं, तो उसका कोई मसला नहीं है। ओके, उसके बाद बेटा अगर हम फास्फोलिपिड्स की बात करें तो मैंने आपको कहा है बाइलेयर है, एक हेड है, एक इसका जो है ना टेल भी है, ये भी बताया अभी दिखा रहा था। जो हेड है वो हेड्रोफोबिक है, फोबिया आपको पता है, फोबिया कहते हैं डर को, हेड्रो कहते हैं वाटर को। तो जो इसका हेड है वो बहर की तरफ है, पोलर एंड है, हेड है सरफेस पे मौजूद है, क्योंकि पानी से इसको आप कह सकते हैं लवर नहीं है, पानी से ये डरता है, इस तरह से समझ लें। तो नॉन पोलर एंड जो है वो टेल जो है वो नॉन पोलर एंड है, और ये हाइड्रोफिलिक है, फिलिक आपको पता है लवर को कहते हैं, तो ये हाइड्रोफिलिक है, मतलब पानी को पसंद है इसको, तो ये अंदर की तरफ है, जो टेल है इनसाइड है। ठीक है, तो इसके अटैच ईच अदर, और इसमें प्रोटीन्स जो हैं इन्हीं टेल्स के साथ क्या होते हैं, प्रोटीन्स भी इम्बेडेड होते हैं, धंसे हुए होती हैं। ठीक हो गया, तो ये फास्फोलिपिड्स की बात हो गई कि इसमें फास्फोलिपिड्स का हेड है, टेल है, हेड हाइड्रोफोबिक है, और जो टेल है वो हाइड्रोफिलिक है। ठीक है, और हेड पोलर है, पोलर एंड पे है, और नॉन पोलर एंड पे टेल मौजूद है। उसके बाद बच्चों स्टीराइड की बात करें तो मैंने आपको बताया था यूक्रियोटिक की जो है वो स्टीराइड्स होते हैं, प्रोक्रियोटिक में स्टीराइड नहीं होती, जो डिफरेंस बता रहा था ऊपर। ठीक है, तो यहाँ पे बेटा कोलेस्ट्रोल प्रेजेंट है, एम्बेडेड इन मेम्ब्रेन, मेम्ब्रेन में धंसा हुआ है, अभी आपको डायग्राम में दिखाया है कि कोलेस्ट्रॉल भी है। मेक मेम्ब्रेन लेस परमिएबल टू वाटर, तो ये मेम्ब्रेन को लेस परमिएबल बनाता है वाटर की तरफ बच्चों। उसके बाद प्रोटीन है बेटा, प्रोटीन की बात करें तो मैंने आपको बताया है। अच्छा, ये हमारे पास फास्फोलिपिड्स बाइलेयर हो गई, स्टीराइड्स कोलेस्ट्रॉल हो गया, अब है प्रोटीन। तो प्रोटीन मैंने आपको बताया था फेब्रस भी मौजूद है, ग्लोब्यूलर भी मौजूद है, लेकिन हम उसको जो है ना दो हिस्सों में तकसीम करते हैं, एक इंटेग्रल प्रोटीन, एक पेरिफेरल। जो पेरिफेरल है वो सरफेस पे मौजूद होती है,
जो इंटीग्रल है वो लिंक टू हमारे पास सरफेस प्रोटीन मार्कर मूवमेंट ऑफ आइंस अटैच टू साइटोस्केलेटन। तो इंटीग्रल प्रोटीन जो है वो साइटोस्केलेटन के साथ अटैच होती है और मूवमेंट आइंस की उसमें क्या कर रही होती है, हेल्प आउट कर रही होती है। तो ये प्रोटीन भी आप कह सकते हैं हमारे पास मौजूद है, जो कि बिखरी हुई होती, मोज़ेक होती है फास्फोबाइलिपिड्स के अंदर। उसके बाद बच्चों ग्लाइकोकाइलेक्स की बात करें तो ग्लाइकोकाइलेक्स जो है ये भी मौजूद है प्लाज्मा मेम्ब्रेन में, और जिसमें दो तरह की टाइप्स हैं, ग्लाइकोलिपिड्स हैं और ग्लाइकोप्रोटीन्स हैं। तो ग्लाइकोलिपिड्स और ग्लाइकोप्रोटीन्स जो हैं ये मौजूद होते हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर, और ये दोनों मिलकर क्या बनाते हैं, फिंगरप्रिंट्स आप कह सकते हैं बनाने में हेल्प करते हैं। तो ये मॉलिक्यूलर फिंगरप्रिंट्स हैं जो ग्लाइकोलिपिड्स और ग्लाइकोप्रोटीन्स हैं। इसके अलावा ये क्या है, किस चीज़ में हेल्प कर रहे होते हैं, इनको इनको फिंगरप्रिंट्स, मॉलिक्यूलर फिंगरप्रिंट्स भी कहा जाता है, जो ग्लाइकोलिपिड्स और ग्लाइकोप्रोटीन्स हैं। ये सेल टू सेल रिकग्निशन जो है उसमें मदद कर रहे होते हैं, बिहेवियर रिकग्निशन के अंदर हेल्प कर रहे हैं बेटा, ठीक है। और इसके अलावा अगर हम बात करें तो ये बिहेवियर कोऑर्डिनेशन में भी हेल्प कर रहे हैं। तो ग्लाइकोलिपिड्स, ग्लाइकोप्रोटीन जिन्हें ग्लाइकोकाइलेक्स कहते हैं, ये सेल टू सेल जो है रिकग्निशन में हेल्प करते हैं, बिहेवियर को रिकग्नाइजेशन में हेल्प करते हैं। इसके अलावा बिहेवियर को कोऑर्डिनेशन में भी ये क्या कर रहे हैं, हेल्प आउट कर रहे हैं बेटा। उसके बाद है जी हमारे पास फंक्शंस ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन। प्लाज्मा मेम्ब्रेन के जो फंक्शंस हैं उनमें आपको पता है मूवमेंट ऑफ मॉलिक्यूल्स सिलेक्टिव परमिएबल बैरियर के तौर पर काम करती है, मतलब कुछ मॉलिक्यूल्स को अंदर आने देती है, कुछ को रोक लेती है। तो ये सिलेक्टिव परमिएबल के तौर पर, मतलब सेल के लिए जो अहम चीज़ें होंगी, काम की होंगी, वो तो आ जाएंगी, जो नुकसानदायक है उनको ये बहरी रोक लेती है। तो मूवमेंट ऑफ मॉलिक्यूल्स में भी हेल्प कर रही होती है जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है। उसके बाद बेटा नेक्स्ट हमारे पास है मूवमेंट अक्रॉस द मेम्ब्रेन। तो मॉलिक्यूल्स की जो है मूवमेंट भी होती रहती है प्लाज्मा मेम्ब्रेन के इर्द गिर्द। तो वो ही मूवमेंट हमने देखना है, मूवमेंट अक्रॉस मेम्ब्रेन। सबसे पहला है जी डिफ्यूजन। डिफ्यूजन का आपको पता है बेटा, मूवमेंट ऑफ मॉलिक्यूल्स फ्रॉम हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन, ठीक है। तो इसको हम डिफ्यूजन का नाम देते हैं। इसमें क्या होता है, हमारे पास मॉलिक्यूल्स जो हैं फ्रॉम हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन ये मूव करते हैं। शॉर्ट डिस्टेंस ट्रांसपोर्ट है, स्मॉल हाइड्रोफोबिक प्लस स्मॉल अनचार्ज हाइड्रोफिलिक मॉलिक्यूल जो हैं वो डिफ्यूजन की मदद से क्या करते हैं, मूवमेंट करते हैं, ठीक है बेटा। तो ये सारा डिफ्यूजन की मदद से हो रहा होता है। उसके बाद नेक्स्ट मूवमेंट की बात करें तो फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन है। फैसिलिटेट का आपको पता है बच्चों, फैसिलिटेट कहते हैं कि मदद करना, कि ऐसी डिफ्यूजन जिसमें मूवमेंट विद द हेल्प ऑफ, जिसमें किसी चीज़ की हेल्प, और यहाँ पे हेल्प कौन कर रहा है, प्रोटीन कर रहे हैं। तो मूवमेंट with the help of protein is called facilitated diffusion। तो प्रोटीन्स जो है बेटा ये कैरियर्स भी होती हैं, चैनल प्रोटीन्स भी हैं। चैनल्स जो हैं ऑलवेज ओपन अलाउ मॉलिक्यूल्स टू पास, और जो कैरियर्स हैं मॉलिक्यूल्स अटैच इनके साथ होते हैं और ये शेप चेंज करती हैं और उसको क्या करती हैं, ट्रांसपोर्ट करती हैं। मतलब प्रोटीन चैनल्स भी हैं, प्रोटीन कैरियर्स भी हैं। कैरियर्स जो हैं वो अटैच होती हैं, ये आगे हमने इनको पढ़ना भी है, और शेप ये फिर इनकी चेंज होती है, फिर ये उस चीज़ को जो इनके साथ अटैच है उसको ये ट्रांसपोर्ट करने में मदद करती है। चैनल्स जो प्रोटीन है वहाँ से तो मॉलिक्यूल्स आ जा सकते हैं, तो ये प्रोटीन हेल्प कर रही होती हैं जहाँ पे मॉलिक्यूल्स की मूवमेंट में, उसे हम फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन का नाम देते हैं। डाउन द ग्रेडियंट होती है, नो यूज ऑफ एनर्जी। उसके बाद बेटा ऑस्मोसिस है, और जो ऑस्मोसिस है हमारे पास स्पेशल टाइप ऑफ डिफ्यूजन है। इसमें मूवमेंट ऑफ H2O मॉलिक्यूल्स होती है, डाउन द ग्रेडियंट होती है। इसमें हम लफ्ज़ इस्तेमाल करते हैं टॉन्सिटी। तो टॉन्सिटी जो है बेटा रिलेटिव कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूट इन द वाटर इनसाइड एंड आउटसाइड, जो हमारे पास जो उसकी रिलेटिव कंसंट्रेशन है सॉल्यूट की, उसे टोनिसिटी कहते हैं। टोनिसिटी लफ्ज़ है, ठीक है। तो टोनिसिटी जो है ये सॉल्यूट की कंसंट्रेशन को कहा जाता है। ऑस्मोसिस किसको कहते हैं, आपको पता है, वाटर मॉलिक्यूल्स की मूवमेंट है, स्पेशल टाइप ऑफ डिफ्यूजन है, और ये डाउन द ग्रेडियंट होती है। इसमें बेटा हमारे पास जो है तीन कंडीशंस हैं, और वो कौन सी हैं जी, आइसोटोनिक है। आइसोटोनिक में सॉल्यूट और सॉल्वेंट की जो कंसंट्रेशन है वो सेम होती है, इसमें कोई वो हम कहते हैं फ़र्क नहीं होता।
दूसरा हैपोटोनिक है। हैपोटोनिक में जो सल्यूट है उसमें क्या होता है हमारे पास, सेल के अंदर क्या होता है, वाटर जो है बाहर से अंदर की तरफ आता है और सेल जो इसमें बस्ट होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। मतलब इसमें आप कह सकते हैं कि हाइपोटोनिक कंडीशन में जो सल्यूट है सेल के अंदर वो ज़्यादा होता है। अब सल्यूट जो है वो सेल के अंदर ज़्यादा है, तो इसी वजह से जो पानी है वो बाहर से अंदर आएगा। जब अंदर आएगा तो इसकी वजह से क्या होगा, हमारे पास सेल जो है उसके फटने के चांसेस जो हैं वो ज़्यादा हो सकते हैं। और इसके अलावा नेक्स्ट हमारे पास हैपरटोनिक है, और हैपरटोनिक में बच्चों क्या होता है कि जो सल्यूट है सेल के अंदर वो कम होता है और पानी जो है वो आउटसाइड मूव कर जाता है, जिसकी वजह से हम कह सकते हैं क्या होता है, सेल के श्रिंक होने के चांसेस होते हैं। तो सेल जो है वो अच्छा, यहाँ पे एमसीक्यूज कैसे बनता है कि सेल बर्स्ट किस कंडीशन में होता है, तो ये हैपोटोनिक में होता है। और सेल श्रिंक सिकुड़ता किस कंडीशन में, हैपरटोनिक कंडीशन के अंदर। तो ये चीज़ें आपने माइंड में रखनी है। वैसे ये सारी एफएससी मैट्रिक की बातें आपको अच्छे से पता है। उसके बाद बच्चों नेक्स्ट हम बात करें तो फिल्ट्रेशन है। फिल्ट्रेशन किसको कहते हैं, स्मॉल मॉलिक्यूल्स, हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर, लार्ज मॉलिक्यूल्स नॉट मूव। और ये इस मतलब इसमें छोटे मॉलिक्यूल्स जो है वो क्या करते हैं, मूव करते हैं विद द हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर, लेकिन लार्ज मॉलिक्यूल जो है वो वहाँ से पास आउट नहीं हो सकते, नहीं मूव कर सकते। तो स्मॉल मॉलिक्यूल्स हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर, मतलब यहाँ पे हेल्प कौन कर रहा है, हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर। हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर की मदद से जो स्मॉल मॉलिक्यूल्स हैं जो किसी भी चीज़ में से गुजर जाएं लेकिन लार्ज मॉलिक्यूल्स रह जाएं, वो मूव नहीं कर सकते, तो इसे फिल्ट्रेशन कहते हैं। जैसे किडनी के अंदर फिल्ट्रेशन होती है बेटा। तो ये कुछ मेन मेन चीज़ें थी आज वाले टॉपिक में। उम्मीद काफ़ी है आपको चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। नहीं हुई बेटा, जो चीज़ ना समझ आए वो आप मेरे साथ व्हाट्सएप पे रब्ता करके डिस्कस कर सकते हैं। ये आज हमारा लेक्चर नंबर 3 था। इंशाल्लाह बहुत जल्द हमारा दूसरा चैप्टर भी कंप्लीट हो जाएगा और साथ में टेस्टिंग भी। अब नेक्स्ट जो है इंशाल्लाह, क्योंकि सैटरडे संडे आ रहे हैं, तो फिर जो है वो हमारी वीकेंड होगा, छुट्टी होगी। इंशाल्लाह फिर मंडे मुलाकात होती है। थैंक यू एंड अल्लाह हाफिज़ बच्चों।